प्यार जिंदगी के जहवा आधार बा ऊ बिहार बा बिहार बा बिहार बा ऊ बिहार बा बिहार बा बिहार बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। आज के इस खास सोच चर्चा में हम बात करेंगे भोजपुरी गीतों में अश्लीलता को लेकर। भोजपुरी एक ऐसी भाषा जिसमें प्रेम और अपनापन हर एक शब्द में महसूस होता हो। वजन इतनी कि सामने वाला गैर भोजपुरी भाषी क्यों ना हो, मुस्कुरा दे और पूछे क्या आप बिहार और यूपी से हैं। यूँ तो भोजपुरी का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। उस इतिहास के पन्नों के बीच भाषा की पंक्ति में भोजपुरी का स्थान अव्वल है। पौराणिक लोग तो संस्कृत हिंदी के बाद भोजपुरी भाषा को ही शुद्धतापूर्ण भाषा की मिसाल दिया करते थे। क्षेत्रीय भाषा होने का सौभाग्य हालांकि भोजपुरी को मिला तो सही, पर अपनापन कहीं अधूरा सा रह गया। किसी भाषा की प्रस्तुति उसकी प्रायोजित गीत के अनुसार होती है, परंतु जब गीत से समयानुसार अश्लीलता एवं फुहड़ता की बू आने लगती है तो छवि राज्य की और उस भाषा की खराब होती है। और वही हाल है इन दिनों बिहार और भोजपुरी का। पर सच्चाई इसके उलट है। भोजपुरी में प्यार, विरह, निर्गुण और शोहर को जितनी खूबसूरती के साथ परोसा गया है, शायद ही आपको किसी अन्य भाषाओं में सुनने को मिले। पर आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि गंदी और बुरी चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। भोजपुरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आजकल भोजपुरी गानों का नाम जेहन में आते ही आपके अंदर कई तरह के भाव पैदा होने लगते हैं। मसलन भोजपुरी गाने अश्लील होते हैं, कामुक होते हैं और काफ़ी फूहड़ होते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि भोजपुरी गाने अश्लीलता की सारी हदें पार कर देते हैं। यह सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे ही गाने बनते हैं या फिर बनते आए हैं। भोजपुरी गानों में जीवन के हर रंग को अपनी भाषा में खूबसूरती से उतारा है। भोजपुरी जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लंबे समय से भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग प्रयासरत हैं। बुद्धिजीवियों का भी यही मत है कि भोजपुरी समृद्ध भाषा बने, किंतु इसी भोजपुरी को कुछ ओछी मानसिकता के लोग बदनाम करने पर तुले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के नाम पर समाज में परोसे जाने वाले अश्लील गानों की। कुछ लोग जो मन में आए नारी समाज पर छींटा कसी कर बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघते हुए कोई भी गीत प्रस्तुत कर दे रहे हैं। अभी के समय में भीड़ वाले स्थानों पर इस तरह के गीतों का बोलबाला है। काफ़ी तेज़ आवाज़ में जब ये गीत बजने शुरू होते हैं तो नारी समाज की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। बावजूद इसके इस पर रोक लगाने या इस पर बहस के लिए प्रशासन या कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आना चाहता। ऐसे में बुद्धिजीवियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार से भोजपुरी के नाम पर परोसे जाने वाले फुहड़ गानों के लिए सेंसर स्थापित करने की मांग की है। भोजपुरी गानों के छिछोरेपन एवं अश्लीलता के प्रति समाज में सभी लोग अपनी अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और जताना भी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन भोजपुरी गायक तथा लेखकों को अपने ही समाज में अश्लील गाने परोसकर अपने ही समाज की बदनामी एवं खिल्ली उड़ा रहे हैं। सच कहूँ तो भोजपुरी गीतों की पहचान उसकी विविध शैलियों की प्रस्तुत खूबसूरत रचनाओं से है, न कि फूहड़ और अश्लील प्रस्तुतियों से। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुन्ना कुमार पांडे। बता दें कि मुन्ना कुमार पांडे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं। ये भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ लिखते बोलते आए हैं और आखिर परिवार के सदस्य भी हैं। मुन्ना कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसटीवी न्यूज़ पर। जी शुक्रिया, थैंक यू। मुन्ना कुमार पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि भोजपुरी में अश्लीलता आखिरकार कैसे हावी हो गई? देखिए, इसके कारण तो कई हैं, लेकिन मैं इसको जब देखता हूँ ख़ासतौर पे 90 के उभार के साथ, जब उदारवाद का दौर है और लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ जब पलायन भी खूब होता है मिडिल ईस्ट के तरफ, तो उस दौरान ना कैसेट कल्चर आया था और कैसेट कल्चर में 2 गीत बड़े चर्चित हुए। उसके पहले बहुत बड़ी परिपाटी नहीं दिखती है। एक गाना आया था, लजाई काहे खाई अपना भतरा के कमाई, और उसके जवाब में एक दूसरा गाना आया था कि ई लजाई काहे नैहर में रखला से कर भाई। तब ये जो ठिठोली के तौर पे लोगों ने जिसे लिया, उसको राधे श्याम रसिया और बाद में आगे चल के गुड्डू रंगीला ने एक अलग ही रूप दे दिया, जिसको आज जिनके गानों का नाम तक लेना बड़ा मुश्किल है, कहना मुश्किल है कि ये गाने भोजपुरी के ही हैं। तो ये दरअसल एक शॉर्टकट रास्ता दिख गया, क्योंकि अंदर जो हमारे एक कुंठित मन बैठा हुआ है, एक पुरुषों के भीतर की जो एक जो अंदर जो लिबिडोनात्मक अप्रोच जो बैठा हुआ है ना, इसको मनोरोग कहते हैं, वो मनोरोग, उसको संतुष्ट करने के लिए ऐसे गानों की रचना शुरू होने लगी और धीरे धीरे इसने जोर पकड़ लिया, क्योंकि इसको सुनने वालों की संख्या ज़्यादा थी और ये तात्कालिकता इसमें बहुत थी। तो लोगों को आप जैसा जानते हैं कि
सहज पके सो मीठा होए वाली धारणा अब ये नए दौर में रह नहीं गई है। सब किसी को फास्ट फूड चाहिए, तो इसी की तरह से ये कल्चर डेवलप हुआ है। मुन्ना पांडे जी, भोजपुरी इतनी समृद्ध भाषा रही है। गीतों में अगर बात करें तो महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा, विंध्यवासिनी देवी, बहुत लंबी फहरिस्त है उन गायकों की जिन्होंने भोजपुरी की इस स्वस्थ परंपरा को आगे लेकर गए। लेकिन आपके हिसाब से वो क्या कब का दौर है जब जहां से भोजपुरी में अश्लीलता का प्रवेश हुआ और भोजपुरी गीतों का जो एक स्वस्थ परंपरा थी उसका ह्रास होना शुरू हुआ? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो पहला, मैंने इसके जो हमारी बातचीत का टेक ऑफ था उसी में मैंने कहा कि वो 90 का दौर, उस कैसेट कल्चर, उसके बाद जो हर चौक चौबारों पे जब कैसेट रिकॉर्डिंग सेंटर्स खुले, और चूंकि मैं आपने गोपालगंज का परिचय दिया, थावे जैसी जगहों पे काफ़ी कैसेट्स की कंपनियां खुल गई ऐसी जो बिल्कुल कम पैसों में कर दिया करती थी। और दूसरे हिस्से पे आते हैं कि जो विरासत हमारी थी, वो विरासत क्या हुआ कि विरासत उस परिवार में सुनी जाती रही। एक खास तौर से इलीट और पढ़ा लिखा तबका जो था, खासतौर पे बौद्धिक वर्ग जिसको कह लीजिए, या एक खास तरीके के सामाजिक स्ट्रक्चर में रहने वाले जो लोग थे, जो थोड़े हायरार्की में अप थे, उनके यहाँ भी सुना जाता था। लेकिन उनकी चुप्पियों ने, और खासतौर पे हमारे बौद्धिकों की चुप्पियों ने, जब ये गीतों की बर्बादी का दौर शुरू होता है, खासतौर पे जब आप जिक्र कर रहे हैं, आज एक हमारे बड़े व्यंग्यकार भोजपुरी के विचित्र जी का आज जन्मदिन है, तो आप सोचिए जिसकी विरासत इतनी लंबी है, जिसका आपने नाम लिया जिन लोगों का, वो विरासत जो लोग सुन रहे थे, उन लोगों की चुप्पियों ने, और वहां तक ही, उन विरासत तक ही सिर्फ सुनने की आदतों ने इस पूरे ट्रेंड को बदल दिया और इससे बिगड़ना शुरू हुआ। क्योंकि भोजपुरी की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं जो इसका बौद्धिक वर्ग है, उसकी चुप्पी सबसे बड़ा कारण रही है। तो आज भी तो मुन्ना पांडे जी, बहुत जो समाज में अग्रणी लोग हैं वो आज भी मुखर नहीं है इन चीज़ों को लेकर। जी, इसका एक आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, और ये दुखद बात है भोजपुरी इलाके की। हम अश्लीलता पे खूब बातें करेंगे, खूब बात कर लें, खूब बोल लें, लेकिन आप देखेंगे कि हालिया जितने भी बड़े घटनाक्रम देखिए, उसमें सभी ने अपने अपने नायक चुन लिए। वो कितना भी बुरा गाता हो तो लोग कहेंगे ये हेजेमनी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अमुक जाति का व्यक्ति है, वो गा रहा है तो अमुक जाति के लोगों को पच नहीं रहा है। और इस ट्रेंड को आप देखेंगे तो अभी जो हाल ही विवाद जो था, चाची के बाची जैसा एक गीत आया था और उसके जवाब में लोगों ने गायक के बेटी का जिक्र कर दिया। उसके पहले एक दौर ऐसा चला है जो लगातार गा रहा है, जैसे अमुक जाति का बेटा हूँ, अमुक जी का बेटा हूँ, पटक के चुम्मा लेता हूँ, ऐसे गाने खूब आए और हर जाति के लोगों ने अपने लिए किया। तो अपनी जाति के लिए अच्छा था और दूसरी जाति वालों के लिए बुरा हो रहा था। तो हमने क्या किया है, दरअसल जाति के इस स्ट्रक्चर में फंस के भाषाई अस्मिता को खो चुके हैं। तो अभी जो भी विरोध होता है या जो भी करते हो, छोटे पॉकेट्स में रह जाते हैं और तुरंत कह दिया जाता है कि आपके टाइटल में अमुक लगा हुआ इसलिए आप अमुक के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अच्छा मनु पांडे जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जो इतनी लंबी विरासत थी हमारे लोकगीतों में विविध कलाएं हैं, सोहर है, निर्गुण है, पचरा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विवाह का गीत है। तो इन परंपराओं को लोग कब से भूलना शुरू कर दिए? आप कह रहे हैं कि 90 के दशक में इन लोगों का प्रवेश हुआ जब भोजपुरी पर फुहरपन हावी हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये डिजिटली लोग कनेक्ट हुए हैं उस समय ये ज़्यादा बढ़ चढ़कर अश्लीलता अब समाज पर हावी हो गई है भोजपुरी गीतों में। दरअसल क्या है कि जो भी विरासत रही है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको समझिए। बीज हम डालते हैं ना जब, तो पेड़ वर्षों में उसका फल देता है। तो अभी जो डिजिटल माध्यम हो गया है, और चूंकि हमारे माध्यम हमारे हाथों में आ गए हैं, पहले तो डेक और कैसेट्स के चक्कर में था, फिर सीडी आया, अब मोबाइल में है आपके, तो चीजें क्या है ना, वो और ज्यादा खुल के मुखर हो गई हैं। अब उसको किसी माध्यम, किसी चैनल, किसी टी सीरीज या किसी के भरोसे नहीं रहना है, उसको कहीं भी रिकॉर्ड करके डाल देना है अपने यूट्यूब पे। असल चीज ये है कि उसी समय का बीजारोपण जो हुआ, जिसको बहुत छोटे स्तर पे जिन गानों का मैंने जिक्र किया उससे शुरू होते होते गुड्डू रंगीला से होता होता जो आगे बढ़ा और आज जिस रूप में है, वो सीधे सीधे स्त्री अंगों को लेके, उनके देह नोचवा गीतों को लेके ही अब अपने मुखर रूप में है और अब लोगों को बुरा लगने लगा है। ठीक है, अब जो बात आती है हमारे गायकी के ट्रेंड के, जो पारंपरिक गायकी है, चाहे वो बिरहा हुआ, निर्गुण हुआ, पचरा हुआ, जो भी है, आप यकीन जानिए इन गानों का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ। ये जो गीत जो गायक गाते हैं ना, ये मौसमी गायक भी हैं। ये एक सीजन में ऑर्केस्ट्रा केंद्रित गीत गाते हैं जिसमें लोगों को सतही गीतों पे नचाया जा सके, फूहड़ गीतों पे नचाया जा सके, और
खास तौर पे क्या करें कि जब सीजन आए नवरात्र का, जब सीजन नवरात्र का आ जाए और दूसरी चीजों का आए, जैसे मान लीजिए छठ का आ जाए, तो यही वो गायक हैं जो माई को गुहारने लगते हैं। तो ये दरअसल बाजार द्वारा पोषित, बहुत अच्छे तरीके से बाजार को समझने वाले लोग हैं, इसलिए ट्रेंड खत्म नहीं कर रहे हैं। और जहां तक जिन गायकी का, हाँ कम जरूर हुआ है, आपकी बात सही है कि नई पीढ़ी जो है निर्गुण और दूसरे जो हमारे बिरहा और तमाम माध्यम है, तो शोभा नायिका बंजारा या फिर ले लीजिए आल्हा उदल, चाहे जो भी चीज़ें जो भोजपुरी इलाके में रही है, तो उसको जो है आप सुनना कम कर चुकी है। इसके कारण कई हैं, क्योंकि एक तो शहर केंद्रित जो मानसिकता हुई और भाषाओं को लेके जो अपनी एक हीन भावना, एक मैं देखता हूँ अपने यहाँ की भोजपुरी भाषी जो शहर केंद्रित लोग हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में जो बातें होती हैं वो भोजपुरी भाषी कहता है कि हाँ मेरे पापा तो बोलते हैं लेकिन मुझे भोजपुरी बोलने में थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो ये जो भाषा को लेके एक हीनता बोध है ना, इसने अपनी जड़ों से ज़्यादा दूर की। इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? ये कैसे शुरू हुआ कि पिता तो भोजपुरी बोलता है पर पुत्र को शर्म आती है भोजपुरी बोलने में? देखिए ये तो बेहद निजी चीज़ है, इसके लिए किसी संस्था ने शुरुआत नहीं की, यह हमसे शुरू हुआ। और ये इसके जड़ में हमारी पारिवारिक मूल्य हैं, जो हमने ऐसे एक तरीके का ट्रेंड सेट किया कि हमारा बेटा अगर कोई अधिकारी बन जाता है भोजपुरी इलाके का, तो उसके पिता ही उसको, बबुआ को जो है हिंदी में ही बात करके बोलेंगे, चाहे उनकी हिंदी कितनी टूटी फूटी और भोजपुरी मिश्रित हो। तो ये दरअसल एक श्रेष्ठता बोध है जो भाषा की, कि क्या करते हैं कि जो हेजेमनी के हिसाब से देखिए, पारिवारिक जो वर्चस्व, जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर, उसमें एक व्यक्ति जो ठेठ भोजपुरिया है वह थोड़ा सा चढ़ते ही हिंदी बोलने लगेगा और हिंदी वाला अंग्रेजी बोलने लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है। तो इसकी शुरुआत हमारे भीतर से हुई है, हमारे परिवार के भीतर से। जी सर, ये जो भोजपुरी में अश्लीलता जो आज देखी जा रही है, अब तो ये सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया है। आप आजकल आप देख ही रहे होंगे, चाहे खबरें आपके सामने से गुजर रही होंगी, जिसमें अब ऐसी गीतें परोसी जा रही हैं जिसमें बाजार चलती हुई महिलाओं के जो नज़र हैं वो शर्म से झुक जा रहे हैं। देखिए क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा हुआ है। मैं आपको 90 के दशक के, खासतौर पे जो मिड 90s के गानों के ऐसी सूची दे सकता हूं, हालांकि ये बहुत परिवार के लोग भी देख रहे होंगे इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी सूची दे सकता हूं आपको कि वो दौर तब भी था बहुत बुरे तरीके से। इसका एक हल्का उदाहरण आपको दे देता हूं जो शायद सबको समझ में आए। आपको याद है एक गाना चला था जा झार के, खाला तिरंगा गोरिया हो फार के, जा झार के गाना चला था। और वो गाना जब चला था, आपको याद हो, लड़कियों को छेड़ा गया और कई मेरे जिले में कम से कम 2 या 3 हत्याएं हुई। लड़की को छेड़ने इस गाने से छेड़ा गया था, ठीक है। बाद में लोगों को ये अपना एक स्वैग लगने लगा, किसी भी बात में जा झार के कह देना। लेकिन इससे खराब गाने तभी चल रहे थे जिस माध्यमों का आपने कहा कि माध्यमों का दौर है, उभार है। तो ये माध्यमों के उभार ने ही क्या किया, हमारे कानों में ये फेसबुक रील और इंस्टा रील्स जो है ना, ये जाने अनजाने हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ जा रहे हैं। अब क्या है, वो तिलमिलाहट होने लगी कि मेरे पास जब जाने अनजाने आ जा रहा है तो निश्चित तौर पे मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहुएं, सबके हाथों में जारी होगी, जो मातृपक्ष है। तो दरअसल दर्द यहां से शुरू हुआ है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, है ना। असल लड़ाई ये है, दरअसल यहां हुआ है। जी तो एक और सवाल यहाँ मुन्ना पांडे से हम आपसे जानना चाहेंगे, भोजपुरी गीतों से अब फूहड़पन को समाप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि आपने बहुत समय दिया है भोजपुरी गीतों में अश्लीलता को कैसे समाप्त किया जाए, कई मंचों पर आप मुखर रहे हैं, तो आपके हिसाब से भोजपुरी में अश्लीलता को कैसे अब समाप्त किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि हमें भाषाई अस्मिता बोध को अपने भीतर जागृत करना होगा कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत जो गायकी की, पारंपरिक गायकी की रही है, उसको हमें बचाना है। ये हम नहीं है, ये भोजपुरिया नहीं है जो स्त्री देह के गीत गा रहा है ऐसे। असल बात क्या है कि हम इतने कुनबों में बटे हुए लोग हैं, इतने मठों में बटे हुए लोग हैं कि हम सबको एक होना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह कि भोजपुरी में जो गलत गाएगा उसका प्रोटेस्ट होगा, चाहे जिस लेवल पे करना पड़े, चाहे कानूनन स्तर पे करना पड़े, चाहे सामाजिक संगठनों के माध्यम से, चाहे स्कूलों में जागृति लाके, चाहे ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, हर लेवल पे अब हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत बुरी हो गई है। देखिए
हम जब भी लड़ाई करेंगे ना, जैसे मैंने जब 2007 में जब दलाल टॉप पे बोलना शुरू किया था भोजपुरी के एक गायिका के दावे पर कि भोजपुरी को उन्होंने जिंदा किया, तो लोगों ने कमेंट्स में आके मेरी जाति को लेके मुझे माँ बहनों पे खूब गालियां सुनाई कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमुक जाति का है। तो ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा एक जायज बात हम कर रहे हैं कि हमारी बहन बेटियां नहीं सुन पा रही हैं और चाहे अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं जिन गीतों से, वह हम दूसरों के लिए कैसे गा सकते हैं। और दूसरा, इस द्वैत से निकलने की ज़रूरत है जो बहुत मार्के की है कि जो गायक अश्लील गा रहा है, चाहे लिख रहा है लेखक, आप यकीन जानिए वही कहता है कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जानी चाहिए और अश्लील गाने वालों को जेल जाना चाहिए। फिर वो कौन है, ये कौन लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गाने वाला ही कह रहा है ये बात, और हर बार कहता है और हर बार ढाक के 3 पत्थर। तो अब हमें यूनाइटेड लड़ाई लड़नी होगी जिसमें आप सबकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी समाज के हर वर्ग की। कुछ भोजपुरी गायक ऐसे हैं, कुछ भोजपुरी लोकगीत गायिका ऐसी हैं जो जिनसे हम लोगों की जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि हम लोग तो अश्लीलता के खिलाफ हमेशा रहे हैं, लेकिन हमें व्यूवर नहीं मिलते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में दर्शक नहीं मिलते हैं, तो उनकी अपनी एक अलग समस्या है। तो क्या है, देखिए, अब इस बात पे अगर मैं एक ऐसी बात कह दूं कि और वो उससे लोगों को खराब लग जाए या पर्सनल लग जाए तो इसे क्या ही कहा जाए, लेकिन आप सोचिए, पेट पालने के लिए 100 माध्यम हो सकते हैं जीवन में काम करके कमाने के। अगर आपको व्यूवरशिप लाना है तो व्यूवरशिप तो एक आदमी अगर अंडरवियर में सड़क पे दौड़ जाए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई ऑडियंस, ऑल माई रिस्पेक्टेड जो पाठक हैं या फिर दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, आपसे भी माफ़ी के साथ, कि अगर कोई नंगा सड़क पे दौड़ जाए, अंडरवियर पहन के दौड़ जाए, तो व्यूज़ तो उसको भी मिल जा रहे हैं आजकल। तो क्या हम व्यूज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम दरअसल एक बहुत बड़े सांस्कृतिक परिपाटी के हिस्से बन के खड़े हैं और हमसे उस सांस्कृतिक विरासत की पहचान बन रही है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। हम अगर ऐसे ही गीत गाते लिखते रहेंगे और देखते रहेंगे, फिर तो आप जो दावे दे रहे हैं वो दावा अपने आप में एक खोखला है, क्योंकि इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। नीम की निमौरी जो है ना, नीम की निमौरी आपको तीखी ही लगेगी, कड़वी। आप जैसे अश्लीलता की बात करेंगे, कहेंगे व्यू नहीं मिलता है, हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, हम पेट कैसे पालें? तो फिर पेशा तो कई है, आप छोड़ दीजिए ना फिर। क्योंकि शारदा जी ने भी अगर यही समझौता किया होता, विंध्यवासिनी जी ने भी यही समझौता किया होता, चाहे अभी लेटेस्ट में चंदन तिवारी हैं, चाहे सुशांत अस्थाना एक लड़का है जो लंदन से पढ़ के आके भोजपुरी गा रहा है, शैलेंद्र मिश्र जैसे गायक हैं, और भी कई गायक हैं। लेकिन आप सोचिए, इन नए बच्चों को जो गा रहे हैं, ये जो नए लोग गा रहे हैं, ये भी अगर यही सोच के करेंगे तो फिर बात ही क्या रह जाती है? सिर्फ व्यूज से नहीं होता। संस्कृति के सवाल व्यूज से नहीं जुड़ते हैं, वो संस्कार से जुड़े। सर, आपके पास समय बहुत कम था, आखिरी सवाल आपसे हम जान लेना चाहेंगे कि क्या अब समय आ गया है कि अब सरकारें इस तरफ विचार करें कि इस पर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि इससे समाज का बड़ा तबका इससे दूषित हो रहा है। समाज का तबका, मैं आपको बताऊं, इतना मर्दवादी मामला है ये, स्त्रियों के लिए इतनी बुरी स्थिति है कि अब लगता है सरकार को इसके लिए एक सेंसरशिप जैसी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और उसको सीधी भूमिका लगानी पड़ेगी कि शामिल होकर बताना पड़ेगा लोगों को कि इसके लिए दंड का प्रावधान करेंगे अगर आपने इस तरह के गीत गाए। क्योंकि जिन गीतों की आप और हम जिन गीतों के मुतालिक बात कर रहे हैं ना, वो बात पब्लिक में कहीं भी नहीं जा सकती, इतनी बुरे गीत हैं वो। तो इसीलिए अब ये ज़रूरत है कि इसके लिए सरकार सीधे तौर पर हस्तक्षेप करे और एक सेंसरशिप जैसा बोर्ड बनाए कि ऐसे गीतों को हम आगे नहीं आने देंगे, और इसके लिए जो गाएगा उसके लिए दंड का भी प्रावधान होगा, क्योंकि भय बिनु होत ना प्रीति। मुन्ना कुमार पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने STV न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ये दिल्ली से जुड़े थे, प्राध्यापक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, मुन्ना कुमार पांडे। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए आप बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।